नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण मैराथन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन बता दें, पहले प्रश्न को हमने 12 प्रश्न जो लिए गए हैं बाल मनोविज्ञान से है और पर्यावरण की मैराथन क्लास नोट्स बनाई गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के सीटेट की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 12 प्रश्नों को देखने के बाद मैराथन क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला कह रहा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान रूप से भर्ती करना। दूसरा कह रहा है कि भेदभाव को दूर करने के नियम बनाना और सख्ती से पालन करने की बात करा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है संगीत प्रतिभा के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। और चौथा कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, यानी उसमें ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें वो समान रूप से सहभागिता कर सकें। ठीक है, तो अब बताइए कि पहले का आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? तो पहले का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। यहाँ पे देखिए समान भर्ती करने से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है भेदभाव को कम करने नियम बनाना और सख्ती से पालन करने की बात कर रहा है, गलत है। और यहाँ पे लड़कियों की तुलना कर रहा है लड़कों से। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। और यहाँ पे वातावरण को तैयार करने की बात कर रहा है जहाँ समान अवसर मिल सके। तो इस आधार पर हमारा पहले का चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के असर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है या करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा कह रहा है कि यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगम करता है। और तीसरा कह रहा है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। और यहाँ पे चौथा देखिए कह रहा है कि यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम, यानी हाथ के द्वारा करने वाले कार्य को श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पहले का, दूसरे का हमारा पहला होगा। क्यों पहला होगा? यह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों से निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थान व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व भिन्नताओं की बात किया है, यहाँ पे अलग अलग कार्यों से अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, इस आधार पर हमारा ये पहला सही होगा दूसरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे पोर्टफोलियो से लिया गया है। तो ये भी देखिए बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूरी होना चाहिए, यानी जो पोर्टफोलियो का जो सामग्री है उसका चयन करते समय क्या जरूरी है? पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों में समावेशन, दूसरा कह रहा है कि अभिभावकों का समावेशन, तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों का बहिष्करण और चौथा कह रहा है कि अन्य शिक्षकों का समावेशन। तो जल्दी बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा? अगर पोर्टफोलियो के देखिए आप लोग देखते ही प्रश्नों को एकदम आसानी तरीके से एकदम सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की बात कर रहा है, तो यहाँ अभिभावक कट जाएगा, अन्य शिक्षक भी कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे विद्यार्थियों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहिष्करण की बात कर रहा है, ये भी हमारा गलत होगा। लेकिन समावेशन यानी उनको उस अनुसार उसमें जो आप तैयार करेंगे सामग्री जो होगा उसका, जो विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए जो सामग्री का चयन करते समय आप विद्यार्थियों के समावेशन को जरूरी शामिल करेंगे, जिसके अनुसार वो आवश्यकता अनुसार उपयुक्त सामग्रियों का चयन कर सकें। ठीक है, समावेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए समावेशन, तो इस आधार पे हमारा तीसरे का पहला सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? निष्पादन, परिहास, अभिविन्यास। दूसरा कह रहा है कार्य, परिहास, अभिविन्यास। और यहाँ पे कह रहा है नैपुण्यता, अभिविन्यास। और चौथा कह रहा है कि निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे अभिविन्यास की बात कर रहा है, परिहार की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। अभी देखिए परिहार की बात यहाँ भी कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया, यानी उपहास करने की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कर रहा है निपुणता, अभिविन्यास। यहाँ पे निपुणता से कोई तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं ये निपुण नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर सीखने के लिए आए विद्यालय में तो निपुणता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चौथे का हमारा आंसर होगा चौथा। ठीक है, निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ऐसे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उसमें निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं? शुरू तो हो ही गया है। चलिए आगे शुरू कर देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या का समाधान विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यहाँ पे कह रहा है शिक्षक के अलावा यानी शिक्षक को छोड़ के सभी को करते हुए समस्या, यानी सभी शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो बचा कौन, हमारा शिक्षार्थी बचा, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वही बचा। समाधान को करते हुए विद्यार्थियों के मज़ेदार बना सकता है। क्या बना सकता है? पहला कह रहा है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। दूसरा कह रहा है मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने, और यहाँ पे कह रहा है मुक्त खेल के लिए समय देने, और चौथा कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर क्या होगा हमारा? तो पाँचवें के आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है। पाँचवें के आंसर जो होगा हमारा पहला, समस्या समाधान की बात कर रहा है ना यहाँ पे देखिए समस्या समाधान की बात कर रहा है। तो इसमें एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से जो शिक्षक तथा विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक कठिनाइयों के समाधान हेतु अचेत होते हैं, सचेत होते हैं, होकर नियोजित ढंग से उस पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं, ठीक है, उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो अपने परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा वे जो होते हैं सभी माध्यमों के समस्या समाधान की विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना जा सकता है, ठीक है, यानी उनमें रुचि उत्पन्न किया जाता है। पाँचवें का हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए छठा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशक का सर्वोत्कृष्ट लाभ है कि। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न बड़े बड़े हैं, इससे बड़े प्रश्नों से कोई मतलब नहीं होता, बस आप अपना सकारात्मक सोच के साथ प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे अंत विषय वाली प्रश्नों के अनुदेशन के सर्वोत्कृष्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदों में अनुप्रयोग करने की और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाना चाहिए। यहाँ पे अवसर देने की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा विद्यार्थियों में विभिन्न विषय, यहाँ पे विषय होगी विषय क्षेत्रों से विशेष प्रकरणों के प्रति नासंबंधी विकसित करने की संभावना होती है। और चौथा करा कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो बताइए छठे का आंसर हमारा क्या होगा? तो छठे के आंसर जो होगा हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए पहले ही प्रश्न को देखिए, यहाँ पे अवसर देने की बात कर रहा है, ठीक है, अवसर देने की बात कर रहा है, तो हमारा छठे का पहला सही होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है सातवां ये कह रहा है कि सफल समावेशन कुछ निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है सिवाय यानी सिवाय अगर दे दिया तो किसके, ठीक है, किसके अलावा किसको छोड़ के, पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, और यहाँ पे कहा क्षमता संवर्धन, और यहाँ कह रहा संवेदनशील बनाना। तो जल्दी से बताइए सातवें का आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखिए सिवाय यानी छोड़ने की बात कर रहा है, किसको छोड़कर, सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सफल समावेशन को बनाने में सबसे आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? कि सिवाय, यानी सिवाय का अर्थ दे दिया, यानी एक को छोड़ना है, तीन को सही पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथक्करण की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए बांटने की बात कर रहा है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अभिभावकों की भागीदारी ये भी सही हो गया। क्षमता समृद्धि यानी उनके जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार असंवेदनशील बनाना है, यानी उन्हें कार्य करने के प्रति रुझारू बनाना, ठीक है। तो हमारा जो गलत है वही आंसर हमारा सही होगा, सातवें का हमारा पहला सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए आठवां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? यहाँ पे समस्या समाधान की बात कर रहा है, उसकी उपागम की बात कर रहा है कि कौन सा चिन्ह है। पहला कह रहा है सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है, सही उत्तर की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है समस्या केवल सिद्धांत प्रकरण के आधारित होती है, जो प्रकरण है उस पर आधारित होती है समस्या। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, और यहाँ पे समस्या मौलिक होती है। तो जल्दी से बताइए आठवें का हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आठवें का जो आंसर होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो सभी लोग कमेंट करिए एक बार जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 4 प्रश्न बचे हैं। इसके बाद लाइव जो मैराथन क्लास चलाई जाएगी 12वें प्रश्न के बाद, ठीक है। तो चलिए तब तक 4 प्रश्न और बचे हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आठवें का आंसर क्या होगा? हमारा पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा आठवें का, तो आठवें का आंसर होगा हमारा तीसरा, ठीक है। समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित, यानी जो समस्या होती है किसी प्रश्नों के अंतर्निहित होती है, यानी प्रश्नों के अंदर छुपी होती है समस्या। यानी अगर बालक को हम कह दें कि तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है, इसके लिए बीच में नदी है, उसे पार करने के लिए तुम क्या करोगे, तो वो
प्रश्न में ही जो प्रश्न आपने किया है उसमें उसको समस्या है तो उस समस्या को ढूंढेगा, यानी उसमें अंतर्निहित यानी संकेत के अंतर्निहित के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा 8वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कर रहा है। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि नर्सरी कक्षा है, नर्सरी कक्षा से तात्पर्य है प्राथमिक। ठीक है, नर्सरी कक्षा में शुरुआती करने के लिए, ठीक है, शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? परिवार, मेरा मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक, जो प्राथमिक शिक्षण होती है तो आप विद्यालय से न लगाते, यानी अपने परिवेश से भी लगा सकते हैं, अपने परिवार से भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्सरी कक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए 9वें का आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो हमारा 9वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, बालक का जो प्रथम प्रथम विद्यालय कक्षा होती है ये उसका बालक का परिवार होता है। ठीक है, परिवार में रह के ही वो बोलचाल की भाषा को सीखता है। ठीक है, मातृभाषा को सीखता है। ठीक है, तो 9वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, मेरा परिवार। ठीक है, विद्यालय जो होता है ये बालक जो होता है जब उसकी शैशवावस्था बाल्यावस्था के बीच में होता है। ठीक है, तब जो वो सभी पहचानने की क्रिया जान जाता है या फिर उनकी शब्द भंडारण हो जाती है, तब इसके बाद वो विद्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो 9वें का हमारा आंसर होगा पहला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे 10वां कह रहा है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला कह रहा है कि समूह गतिविधियों के दौरान सामाजिक नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, यानी जो समूह पे गतिविधियाँ होती हैं उसके दौरान सामाजिक गति की जो समाज नीति होती है उसके आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। दूसरा कह रहा है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, कहानियाँ से तात्पर्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना, यानी प्रत्येक बच्चा जो होता है सभी को समान लक्ष्य सुनिश्चित करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे 10वें का हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, बचा हमारा पहला और चौथा। तो इनमें से जो होता है यहाँ पे देखिए समूह बनाने की बात कर रहा है, समाज नीति की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा गलत होगा, चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उनको समान लक्ष्य सुनिश्चित करने के अवसर देने चाहिए। तो 10वें का हमारा आंसर होगा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 11वां ये कह रहा है कि बच्चों द्वारा जाने वाली यानी किए जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी बच्चे द्वारा जो त्रुटियां किए जाते हैं, जानने वाली त्रुटियां जो संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, शिक्षक के लिए थकान वाला हो सकता है। और तीसरा कह रहा है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 11वें का हमारा आंसर कौन होगा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा चौथा। यहाँ पे देखिए ध्यान नहीं देने की बात कर रहा है, वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है थकान वाली बात कर रहा है, ये भी गलत। शिक्षक जो होता है वो बालकों की त्रुटियों को दूर करने का निष्पादन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीसरा कह रहा है स्वयं बच्चे त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, तुरंत करना चाहिए, उपचार कार्य तुरंत करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि व्यवस्था में असफल हो सकता है, अगर शिक्षक त्रुटियों को पूरा नहीं करता है तो उसकी व्यवस्था असफल है। तो हमारे 11वें का चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न को देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। ये देखिए 3 बार प्रश्न आ चुका है सीटेट में, याद रखिएगा 3 बार प्रश्न ये आ चुका है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। दूसरा कह रहा है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग, यहाँ पे देखिए लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता बढ़ावा दे रही है, यानी रूढ़िवादिता, यहाँ पे देखिए रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, बढ़ावा दे रही है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। और चौथा कह रहा है कि यह तथ्य से पूर्ण परिचित है, राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूढ़िवादिता होगी, यहाँ पे
रूढ़िवादिता, ठीक है, रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो ब्राह्मणी का आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अपने मैराथन क्लास पर्यावरण के, आप लोग नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग नोट से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को देखने में, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर उसे प्रश्नों को लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा पाला, राजतंत्रात्मक प्रणाली, सीखे। यहाँ पे शिक्षण की वह प्रणाली जिसमें केंद्र बिंदु के रूप में शिक्षक होता है, वह अपने ज्ञान और व्यवहार से बालकों को प्रभावित करता है। इसमें बालक को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली जो होती है, इसके केंद्र में जो होता है शिक्षक होता है, न कि छात्र होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो शिक्षक होता है वो अपने व्यवहार की, ज्ञान और व्यवहार के द्वारा बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, इस पर भी प्रश्न बनाए गए हैं और प्रश्नों को देखते हैं कैसे आप लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला प्रश्न हमारा कि राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन होता है। जो राज शिक्षण प्रणाली है उसके केंद्र में कौन होता है, ठीक है, राजतंत्रात्मक। पहला कह रहा है कि बालक होता है, दूसरा कह रहा है शिक्षक होता है, तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक, चौथा कह रहा है सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले का। तो पहले का आंसर जो होगा हमारा शिक्षक होगा, ठीक है। राजतंत्रात्मक प्रणाली में जो उसके केंद्र होता है उसमें शिक्षक होता है, न कि बालक होता है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। जो राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली होती है उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार किसको होता है, बालक को होता है, शिक्षक को होता है, दोनों को होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं उसमें कि जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है केवल शिक्षक करता है। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है, शिक्षक के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, थोड़ा सा नोट है इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए कह रहा है कि केंद्र में कौन होता है, राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, शिक्षक होता है। इसमें बालक को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। जो बालक होता है उसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि इसमें मानवीय मूल्यों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। इसके केंद्र में बालक होता है और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए प्रश्न ऐसे बनता है, ठीक है, कि लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन होता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली जो होती है इसके केंद्र में कौन होता है। पहला कह रहा है कि शिक्षक होता है, दूसरा कह रहा है छात्र होता है, तीसरा कह रहा है परिवार होता है, चौथा कह रहा है कि सभी। तो इसका आंसर जो होगा छात्र होगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, तो छात्र होता है, ठीक है। वो स्वतंत्र रूप से अपने प्रश्नों को पूछता है, अंतःक्रिया करके वो सीखता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें जो शिक्षा दी जाती है कैसी दी जाती है। ये शिक्षा इसमें जो दी जाती है कैसी दी जाती है, अवांछित मूल्यों के आधार पे, दूसरा कह रहा है कि मानवीय मूल्यों के आधार पे, और तीसरा कह रहा है शिक्षक के अनुसार, और चौथा देखिए कह रहा है हमारा कि पर्यावरण मूल्यों के आधार पे। तो इसमें जो शिक्षा जो का स्वरूप होता है ये मानवीय मूल्यों के आधार पर दिया जाता है, जो बालक होते हैं उसके अनुसार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है, दूसरे का हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देख लीजिए, थोड़ा सा नोट भी बनाया गया है कि केंद्र में कौन होता है, बालक होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी बातों को रखता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, इसे भी नोट बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आप लोगों को हैंड राइटिंग थोड़ा छोटी दिख रही होगी, छोटी इसलिए दिख रही होगी क्योंकि ये खुद से बनाया गया है और स्कैन किया गया है, और इसे थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आप लोगों की जो क्लास लेट चल रही है यही कारण है कि इसे तैयार किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हस्त रहित शिक्षण प्रणाली, जो सीट में हमेशा पूछता है हस्त रहित शिक्षण प्रणाली क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक ऐसी प्रणाली जिसमें बालक को करके सीखने के लिए स्वतः छोड़ दिया जाता है, यानी करके सीखने के लिए स्वतः छोड़ दिया जाता है, और उसमें सीखने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस क्रम में बालक अपने अंदर निहित सृजनात्मक शक्ति, यहाँ पे देखिए सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करता हुआ अधिगम की ओर बढ़ता है, और इसमें शिक्षक मात्र सहायक के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हस्त रहित शिक्षण प्रणाली जो होती है इसमें जो शिक्षक होता है मात्र उसका भूमिका जो होता है सहायक के रूप में होता है, ठीक है। जैसे हस्तरहित शिक्षा प्रणाली जो होती है आप लोग जो इस समय कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमारा कार्य है कि हम सहायक के रूप में आप लोगों के समझ नहीं है, सिर्फ दूर दृष्ट शिक्षा भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। हम इसमें आप लोगों के माध्यम बने हुए हैं सिर्फ सहायक का, ठीक है। तो यही हमारा हस्तक्षेप रहित प्रणाली। चलिए आइए देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। देखिए इसमें ये कह रहा है कि हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली में बालक की भूमिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है, अस्वतंत्र होती है, और शिक्षक के अनुसार होती है, या फिर सभी होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हस्तक्षेप रहित जो शिक्षण प्रणाली होती है इसमें बालक जो होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट है, इसे आप लोग नोट बना लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नोट में क्या है कि बालक जो होता है स्वतंत्र होता है, सृजनात्मक कार्य करता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। जो मार्गदर्शक होता है वो सहायक का काम करता है, सृजनात्मक का अर्थ होता है प्रयोग करके सीखता है बालक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उद्दीपक क्या होता है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में है कि उद्दीपक होता क्या। हम सभी लोग पढ़ते हैं कि उद्दीपक होता है, लेकिन होता क्या है। ये वातावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जो जीवों को प्रभावित करते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। जैसे बालक जो होता है कहीं जा रहा है और उसके समक्ष कोई ऐसा वर्ड लिखा होता है, जैसे दुकानदार पे यानी पुस्तक भंडार पे गया, वहाँ पे लिखा है, बाद में उसे अचेतन हो जाता है कि अरे ये बुक तो वहाँ पे मिलेगी, तो वही जो प्रभावित करती है वस्तु या जीव वही कहलाती है हमारा उद्दीपक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट क्या है। जब एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु प्रभावित होती है तो उसे उद्दीपक कहा जाता है। जब एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु प्रभावित होती है तो उसे उद्दीपक कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अधिगम क्या होता है। ठीक है, जब बात कर रहे हैं हम उद्दीपक की, तो अधिगम को लेना हमारा फर्ज बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होना अधिगम कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप का तात्पर्य ये है कि हमारे सामने अगर कोई वस्तु है उसे देख के हम प्रभावित हो जाते हैं तो उसे अधिगम कहलाता है, यानी उससे सीख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे बालक जो होता है अगर चल रहा है, पैर में ठोकर लग गई, पैर में अगर उसके ठोकर लग गई पत्थर से, तो उससे वो सीख लेता है बाद में कि अगर हम फिर से इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे पैर में ठोकर लगेगी और हमें चोट लग जाएगी। ठीक है, तो अधिगम का कार्य यही होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करता है वही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं शिक्षण की परिभाषा क्या होती है। देखिए शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, H.C. गोरिसन के अनुसार क्या होता है। देखिए कह रहा है कि शिक्षण एक आत्मीय संबंध है जिसमें कम परिपक्व बालक को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जा सकता है। यानी जो बालक पढ़ने में कमज़ोर है, शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षण के द्वारा उसे हम उसमें रुचि उत्पन्न करके उसे शिक्षा की ओर अग्रसित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे क्या होता है, उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा देख ले रहे हैं क्या कह रहा है हमारा कि एक अज्ञान बालक को शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करवाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है देख लीजिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण का महत्व क्या होता है। पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या होता है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे कि प्राकृतिक वातावरण जो प्रकृति वातावरण और व्यक्तियों के मध्य दर्शाता है। ठीक है, जो ये पर्यावरण शिक्षण का जो महत्व है ये प्रकृति और व्यक्तियों के मध्य दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है देख लेते हैं। पर्यावरण बालक के प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक परिवेश की समझ विकसित करता है। ठीक है, पर्यावरण के द्वारा जो व्यक्ति है उसके अंदर जो होता है सामाजिक, आर्थिक परिवेश समझ की विकसित करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को एकदम ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षा की बात कर रहा है, तो शिक्षा कैसी होती है। शिक्षा जो होती है औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए बात कर रहा है औपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक क्या होती है। पहले ये जान लीजिए कि औपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं। जो औपचारिक होता है शिक्षा ये निश्चित होता है। ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा होती है ये निश्चित होती है। इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, विशेष विशेषज्ञ निर्धारित होते हैं। विशेषज्ञ का अर्थ है आपके जो टीचर हैं, शिक्षक। ठीक है, शिक्षक से तात्पर्य, और समय का निर्धारण जो आपकी टाइम है कि 1 घंटा से 2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे, और स्थान यानी एक स्थान यानी विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में आपको पढ़ना है, समय के साथ पढ़ना है और वहाँ पे टीचर आप लोगों को रहेंगे। ठीक है, अब आप ऐसे इसे जान लगते हैं जो औपचारिक शिक्षा होती है ये निश्चित होती है, आपको प्राप्त करना ही करना है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए स्थान निश्चित होता है जैसे विद्यालय, और निश्चित स्थान पे आप लोगों का समय निर्धारित होता है कि इतने समय से इतने समय तक हम पढ़ेंगे, और उसे पढ़ाने के लिए विशेष यानी टीचर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है अनिश्चित होती है, निरुद्देश होता है, यानी बिना किसी उद्देश्य की आप सीख सकते हैं। ये जो होता है अनौपचारिक शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी कुछ ना कुछ आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज़ मिल गया तो आपको अच्छी लगी, आप उस बातों को ग्रहण कर लिए। ठीक है, तो ये आपका अनौपचारिक हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिवार की बात कर रहा है। जब सभी प्रश्नों को ले लिया गया तो परिवार से प्रश्न आप लोगों से सीटेट में हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, सीटेट में हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इस बार क्या पूछ सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि
परिवार क्या होता है, फैमिली शब्द है, परिवार फैमिली शब्द है और लैटिन भाषा से लिया गया है फैमिलस, ठीक है, जिसका फैमिलीज का अर्थ होता है संकुच, जिसका अर्थ होता है नौकर, ठीक है, नौकर होता है संकुचित का, ठीक है। और एक अर्थ होता है, दो अर्थ होता है, एक संकुच होता है, एक व्याख्यान होती है, ठीक है। संकुच का अर्थ होता है नौकर और व्याख्यान के अर्थ हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या 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 कह रहा है हमारा कि परिवार इंग्लिश शब्द की फैमिली शब्द का हिंदी पर्याय है और यहाँ पे कह रहा है ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परिवार एक, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें रहने वाला हर व्यक्ति के बीच क्रमबद्ध व्यवहार होता है, ठीक है। परिवार में जितने भी लोग सदस्य रहते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी हो गए, उनमें कुछ ना तो कुछ संबंध होता है, ठीक है, तभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहा है हमारा कि परिवार को बालक के प्रथम स्कूल कहा जाता है। जो बालक होता है परिवार का, बालक का प्रथम स्कूल जो होता है परिवार होता है। हर बार प्रथम, इसे देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा गया है तो याद रखिएगा, जो बालक होता है उसका प्रथम विद्यालय कहाँ होता है, तो परिवार होता है, ठीक है। आप लोगों को पहले प्रश्न में पूछा जा चुका है, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है परिवार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है परिवार को पूर्व प्राथमिक विद्यालय और पूर्व शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन गया। यहाँ पे कहेगा कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय बालक के किस स्तर से संबंधित रखता है, तो आप कहेंगे कि परिवार से, ठीक है। अब कहेगा पूर्व शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे कि परिवार को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा, कह रहा है कि बालक की जो प्रथम शिक्षक होती है, शिक्षिका होती है, माँ होती है। अब पूछ दिया जाए कि बालक की प्रथम शिक्षक और शिक्षिका कौन होती है, या शिक्षक पूछ दिया जाए प्रश्न में, शिक्षक का यानी पुरुष लिंग भी दे सकता है, स्त्रीलिंग भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों को जो आंसर मारना है वो माँ मानना है, ठीक है। जो पूछ सकता है कि बालक की प्रथम जो शिष्य गुरु होता है वो कौन होता है, तो आप कहेंगे कि उसकी माँ होती है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बालक की प्रथम शिक्षा का प्रारंभिक स्थान होता है विद्यालय होता है, परिवार होता है, आसपास होता है, पर्यावरणीय होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा, कि जो बालक की प्रथम शिक्षा का प्रारंभिक स्थान होता है क्या होता है, विद्यालय होता है, परिवार होता है, आसपास, या फिर परिवेश। जो बालक होता है पहली शिक्षा कहाँ ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा परिवार, ठीक है, दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि बालक के प्रथम शिक्षक और शिक्षिका होती है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैराथन क्लास ऊपर नोट्स में बताते जगह है कि बालक के प्रथम शिक्षक और शिक्षिका कौन होती है। शिक्षक होता है, बालक के मित्र होते हैं, माँ होती है, या फिर सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बालक की जो प्रथम शिक्षक होती है या शिक्षिका होती हैं वो बालक की माँ होती हैं, ठीक है। इस आधार पर हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। एनसीएफ से प्रश्न ले लिया गया है। कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। एकीकृत जो उपागम होता है इसका तात्पर्य होता है कि सभी विषयों को एक में समाहित करना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एकीकृत का अर्थ क्या होता है, सभी विषयों को सम्मिलित करना। और देखिए यहाँ पे कह रहा है नीचे कि एनसीएफ के अनुसार शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, ठीक है। एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीईआरटी ने कहा है कि शिक्षा जो होती है हमारी बिना बोझ की होनी चाहिए। अब देखिए बिना बोझ का तात्पर्य यहाँ पे एकीकृत से हो गया, ठीक है। अब एकीकृत से जब प्रश्न आ जाए आप लोगों को, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस देखना है क्या होता है। एकीकृत में क्या होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है, पर्यावरण होता है, विज्ञान होता है, इन सभी को एक में ही समाहित करना। और जो उसको समाहित कर दिया जाता है एकीकृत विषयों को, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, नागरिक शास्त्र आ जाएगा और विज्ञान। और जो ये पहले था उपागम था, इसको बदल के नाम एकीकृत शिक्षा का विषय कर दिया, यानी पर्यावरण अध्ययन कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की बात कर रहे हैं प्रश्नों की। तो मापन को कैसे छोड़ सकते हैं। मापन होता क्या, वस्तु, घटनाओं, उपलब्धियों इत्यादि को गणना के आधार पर अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। मापन जो होता है हमारा, जो अंक प्रदान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर होती है, यानी वस्तुओं की, घटनाओं को, उपलब्धि, गणनाओं के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। कितनी गणना, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 5 में आप लोगों को कितने पैसा देना, अगर एक वस्तु का दाम 2 रुपया है तो 2 वस्तुओं में कितना होगा, तो 4 होगा, ये गणना हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिए संवेदना उद्दीपक का अधूरा ज्ञान है, ठीक है। संवेदना क्या होता है, तो संवेदना जो होती है उद्दीपक का अधूरा ज्ञान है। और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है,
प्रत्यक्षीकरण जो होता है उद्दीपक का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखिए संवेदना जो होती है और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। संवेदना का अर्थ होता है उद्दीपक का अधूरा ज्ञान, यानी आपको अधूरा ज्ञान होना। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है उद्दीपक का पूर्ण ज्ञान, आपको उस विषय के बारे में सभी चीज़ पता है। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन की बात कर रहा है तो मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं। मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया जिसमें मापन के द्वारा प्राप्त अंकों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नोट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बनाई गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूल्यांकन की बात कर रहा है तो मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया जिसमें मापन के द्वारा प्राप्त अंकों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है क्या होता है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगे कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे मूल्यांकन अधिगम की उपलब्धियों का पता लगाना होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है अधिगम की उपलब्धियों की पता लगाना। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि बालकों के विकास की गति प्रदान करना। और तीसरा का बालक की योग्यता रुचि इत्यादि का पता लगाना। चौथा कह रहा है अधिगम को प्रभावित बनाना, प्रभावशाली बनाना। और चौथा कह रहा है शिक्षकों की सफलता और कुशलता को पता लगाना। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों की समस्याओं और कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रश्न हमारा आ गया कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। बालकों को आनंद प्राप्त कराना। दूसरा का बालकों को अंक प्रदान करना। तीसरा का बालकों की समस्याओं को पता लगाना। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा जल्दी से बताइए कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। बालकों को आनंद प्राप्त कराना होता है, ये तो हमारा गलत हो गया। अंक प्रदान करना, ये भी गलत हो गया। समस्याओं का पता लगाना, ठीक है, तो यही हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या करा है। मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार में आप लोगों को सतत और व्यापक जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। जो मूल्यांकन होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक सतत होता है और दूसरा व्यापक होता है। तो हम इन दो प्रश्नों को एकदम सटीक, एकदम आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, और इसकी एक ही बार में इसको हम इसकी निचोड़ को समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सतत की बात कर रहा है तो निर्माणात्मक मूल्यांकन निरंतर चलने वाली मूल्यांकन होती है। ठीक है, जो सतत होती है निर्माणात्मक होता है, जो निर्माण करने का कार्य इसके अंतर्गत आता है सतत में। ठीक है, और निरंतर चलने वाली मूल्यांकन, ठीक है, निरंतर लगातार किया गया कार्य, ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा दूसरा कि व्यापक का क्या होता है। ये परिमाण होता है और सतत का होता है निर्माण। ठीक है, और अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्य हो रहा होगा तब सतत होगा, जो कार्य चल रहा है उसे सतत कहा जाएगा, और जो कार्य समाप्त हो जाएगा तो उसे व्यापक कहा जाता है। उसके आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी वस्तु आदि व्याख्या करना उसका परिणाम कहलाता है। ठीक है, बनाता है। ठीक है, कार्य का निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यानी जो कार्य हो गया है उसका निष्कर्ष निकालना। और यहाँ कह रहा है कि कार्य की समाप्ति पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सीबीएसई ने व्यापक मूल्यांकन के 3 पहलू बताए हैं। जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने व्यापक के 3 पहलू बनाए हैं। पहला बताया है कि ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा कहा है कि यहाँ पे पहले ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसको जान लेते हैं। ये जो होता है व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार में समझ की जांच की जाती है। ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है इसके अंतर्गत व्यवहार में समझ की जांच की जाती है। और यहाँ पे देखिए दूसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, बालक के कार्य करने की स्थिति जानना। इसके अंतर्गत बालक के द्वारा संस्कृति, गतिविधि, सहगामी क्रियाओं को खेलों के द्वारा किए गए आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक होता है कार्य करना। ठीक है, कार्य करने के आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि भावात्मक पक्ष। तीसरा कह रहा है कि भावात्मक पक्ष बालक के अंदर परिवर्तन करना। ठीक है, बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है उसका आकलन करना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार में निहित समानता, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति इत्यादि भावों की जांच करने की बात कर रहा है। ठीक है, जो भावात्मक पक्ष होता है बालक के अंदर क्या चल रहा है उसका पता लगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पर्यावरण शिक्षण विधियों की बात कर रहा है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण विधियों की बात कर रहा है तो जान लेते हैं क्या होता है। शिक्षण विधि के अंतर्गत पहला आएगा हमारा किंडरगार्टन विधि। ठीक है, इसके जन्मदाता कौन थे, फ्रावेल थे। इसमें जो होता है कितने वर्षों तक के बालकों को शामिल किया गया है, तो 3 से 7 वर्षों के बालकों को शामिल किया गया है। इसमें इसका कार्य क्या होता है, ये खेल विधि द्वारा शिक्षण प्राप्त करवाया जा सकता है बालकों को। ठीक है, यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, किंडरगार्टन विधि को पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। और इसमें जो होता है
संगीत और गीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ठीक है, और इसकी गति हाव भाव को परखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, इसमें रचनात्मक कार्य होता है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया यहाँ पे, प्रश्न ये बनेगा कि जो किंडरगार्टन पद्धति होती है, शिक्षण विधि होती है, इसमें जो होता है अध्यापक होता है या फिर सहायिका होती है या शिक्षक होती हैं। तो इसमें जो होता है रचनात्मक कार्यता और इसके बालकों को देख रेख के लिए शिक्षिका होती है या सहायिका होती है, ठीक है। इसमें शिक्षक नहीं होता, सिर्फ शिक्षिका होती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इसका नाम प्ले ग्रुप या खेल विद्यालय भी कहा जाता है। जो किंडरगार्टन है इसका नाम रखा गया है, इसका नाम जो रखा गया है प्ले ग्रुप, अंग्रेजी में प्ले ग्रुप कह सकते हैं और हिंदी में खेल विद्यालय कहा जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं, अलग अलग बालक आते हैं। और याद रखिएगा इसमें जो होता है जो किंडरगार्टन, अब देखिए प्रश्न ये बनेगा किंडरगार्टन में जो होता है, किंडरगार्टन का पूर्व नाम क्या है, तो इसका हिंदी नाम होता है खेल विद्यालय, अंग्रेजी नाम प्ले ग्रुप, ठीक है। और इसमें जो होता है इसमें अध्यापक होता है या फिर बालकों की देखरेख के लिए अध्यापक होता है या फिर शिक्षक होती है, शिक्षिका होती है, ठीक है। तो इसमें शिक्षिका होती है या फिर शिक्षिका के अलावा यहाँ पे सहायिका होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो जर्मनी में किया था। इसके प्रतिपादक जो थे फ्राबेल महोदय थे। इस विधि के माध्यम से 3 से 7 वर्षों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। 3 से 7 वर्षों के बच्चे को जो है शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हर बार की तरह इस बार भी एक प्रश्न रखा गया है आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है हमारा ये कि किंडरगार्टन विधि में कितने वर्षों तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है। जो किंडरगार्टन विधि पद्धति होती है इसमें कितने वर्षों तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है 11 से 18 वर्ष, दूसरा कह रहा है हमारा 5 से 8 वर्ष, तीसरा कह रहा है कि 7 से 12 और चौथा कह रहा है कि 3 से 7 वर्ष। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो किंडरगार्टन पद्धति है यानी शिक्षण विधि है उसमें कितने वर्षों तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है, 11 से 18 वर्ष, दूसरा कह रहा है 5 से 18 वर्ष 8 वर्ष, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि 7 से 12 और 3 से 7 वर्ष चौथा। तो चौथा हमारा सही होगा, 3 से 7 वर्षों के बालकों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मारिया मॉन्टेसरी, हर प्रश्नों को लिया गया तो मारिया मॉन्टेसरी को नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी, इटली की रहने वाली थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। मारिया मॉन्टेसरी विधि जो होती है, शिक्षण विधि जो होती है, इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यानी अब देखिए ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं और कर्मेंद्रियाँ क्या होती है, तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हाथ, जो हमारी त्वचा हो गई, आँख कान नाक मुंह जो होगा ये हो गया, और जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं इन 5 का प्रयोग जो एक माध्यम से किया जाता है, इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है शिक्षा सीखने के लिए या फिर किसी कार्य करने के लिए, तो उससे कर्म इंद्रिय कहते हैं, ठीक है। यानी जिन अंगों की आवश्यकता होती है उसे कर्मेंद्रिय कहा जाता है। यानी 5 में से जिस अंग का आवश्यकता होती है उसे कर्मेंद्रिय कहता है। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि पढ़ना लिखना गणितीय क्षमता का विकास कराया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है बालकों को पढ़ना लिखना गणितीय क्षमता का विकास कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामाजिक परीक्षण करना चाहिए। इसके द्वारा जो होता है सामाजिक परीक्षण करना चाहिए, और सामाजिक परीक्षण कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत भी हो सकता है। सामाजिक परीक्षण जो होता है व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक यानी किसी एक बच्चे का भी आप परीक्षण कर सकते हैं और 2 बच्चों को यानी समूहों में भी कर सकते हैं। जैसे इसके परीक्षण में एक कमरे के अंदर कुछ बालकों को रख दिया गया और एक कमरे के अंदर सिर्फ एक बालक को रखा गया। तो अब इसमें प्रयोग ये किया गया कि देखते हैं, लॉक कर दिया गया और देखा गया कि वो कैसे अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके दरवाजे को खोल के बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया कि इसका प्रयोग मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों पर होता है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, इटली की रहने वाली थी। ये पहली महिला डॉक्टर प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक मानी जाती हैं। ये इटली की पहली महिला जो थी प्रायोगिक महिला मानी जाती थी डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे इस विधि का नाम घर या बाल घर या फिर बचपन। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि जो मारिया मॉन्टेसरी जो पद्धति है उसके जो बालकों को शिक्षा दी जाती थी उसके जो शिक्षण विधि का क्या नाम था, यानी उसके विद्यालय का क्या नाम था, तो आप कह सकते हैं बाल घर या फिर बचपन घर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है।
आगे आप लोगों का उत्तर है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे और मैराथन क्लास आज की कैसी लगी, आप लोगों को कुछ ही देर बाद इस प्रश्नों के जो टेलीग्राम पे PDF उपलब्ध करा दिया जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है परमा एजुकेशन के नाम से बनाया गया है। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अपनी मर्यादा को बनाए रखिएगा। और आप लोगों को हर संभव उसमें PDF इसलिए उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए कि आप लोगों को जो पेपर आ गए हैं, नज़दीक आ चुके हैं, तो उसमें हो सकता है इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें आप लोगों के लिए दे दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया गया है। और अपना ख्याल रखिएगा, सीटेट के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए और नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा और तैयारी करते जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।